अब हम देखेंगे रीअपटेक ऑफ कैटेकोलामिन्स। तो हमने अब तक देखा कि कैसे कैटेकोलामिन का सिंथेसिस होता है, वो कैसे स्टोर होते हैं और कैसे वो फिर उसके बाद एंडोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज होते हैं। ठीक है, तो अब जब वो रिलीज हो चुका होगा तो उसने अपना कोई ना कोई एक्शन शो किया होगा, अपना कोई एक्शन प्रोड्यूस किया होगा। अब जब उसका काम हो गया तो वो क्या होगा, या तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा या फिर वो रीअपटेक होगा। ठीक है, तो रीअपटेक होने के लिए कौन कौन से प्रोसेस है? मेजरली रीअपटेक के लिए 3 प्रोसेस होते हैं, एक्सोनल रीअपटेक, वेसिकुलर रीअपटेक और लास्ट में एक्स्ट्रा न्यूरोनल रीअपटेक। तो सबसे पहले हमारा एक्सोनल रीअपटेक। एक्सोनल रीअपटेक एक अमीन पंप के थ्रू एक्ट करता है जिसका नाम है NET। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अपने नॉर एपिनेफ्रिन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, रेदर देन एड्रेनलिन। ये नॉर एपिनेफ्रिन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और एड्रेनलिन को भी करता है बट कम। नॉर एपिनेफ्रिन लगभग 75 to 90% रीअपटेक होता है इसी पंप के थ्रू, 75 to 90%। ठीक है, तो ये 75 to 90% NET नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू रीअपटेक हो रहा है और इसकी सेंसिटिविटी नॉर एपिनेफ्रिन के लिए ज्यादा है रेदर देन एड्रेनलिन। ये पंप सोडियम कपल मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है। ठीक, ये पंप सोडियम कपल मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट कर रहा है और इस पंप को हम कोकेन और डेसिप्रामाइन के थ्रू भी इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला हमारा एक्सोनल रीअपटेक। एक्सोनल रीअपटेक हो रहा है अमीन पंप के थ्रू, इसकी सेंसिटिविटी नॉर एपिनेफ्रिन के लिए सबसे ज्यादा है, लगभग 75 to 90%। और ये कैसे पंप एक्ट करता है? एक्ट वन सोडियम कपल मैकेनिज्म। ठीक है, और इसका इनहिबिशन हो सकता है कोकेन एंड डेसिप्रामाइन के थ्रू। इसके बाद सेकंड है हमारा वेसिकुलर रीअपटेक। वेसिकुलर रीअपटेक होता है हमारा VMAT2 के थ्रू। VMAT पंप है वेसिकुलर मोनो अमीन ट्रांसपोर्टर पंप के थ्रू वेसिकुलर रीअपटेक होता है। ये पंप नॉर एपिनेफ्रिन के साथ साथ डोपामीन को भी वेसिकल्स में ले आने में हेल्प करता है। ये वेसिकुलर रीअपटेक VMAT पंप के थ्रू एक्ट करता है बाय एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन के एक्सचेंज करके ये पंप काम करता है। जैसे ये सोडियम कपल मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट कर रहा है, सिमिलरली वेसिकुलर रीअपटेक जो पंप है VMAT पंप, ये एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन के थ्रू एक्ट करता है। इस पंप को हम रेसरपिन के थ्रू इनहिबिट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा एक्स्ट्रा न्यूरोनल रीअपटेक। एक्स्ट्रा न्यूरोनल का मतलब हुआ कि कोई सेल या टिश्यू अदर देन न्यूरॉन्स, वहां पे जाके इसका रीअपटेक हो रहा है। तो ये यहाँ पे पंप होता है जिसका नाम है ENT या OCT3। इसके अलावा दूसरे पंप भी है जैसे OCT1, OCT2। ठीक है, ये हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा न्यूरोनल रीअपटेक में। तो कौन कौन से पंप हुए? ENT पंप जिसको हम OCT3 भी कहते हैं, इसके अलावा OCT1 एंड OCT2। तो ये ENT या OCT के थ्रू एक्ट करेगा। ENT मींस एक्स्ट्रा न्यूरोनल अमीन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये जो पंप है ये सोडियम डिपेंडेंट नहीं है। जहां पे ये देख रहे थे कि हम ये सोडियम कपल मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट कर रहा है, तो ये पंप सोडियम डिपेंडेंट नहीं है और ये एड्रेनलिन के लिए मोर सेंसिटिव है। जैसे यहाँ पे ये नॉरएपिनेफ्रिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव था, तो ये पंप एड्रेनलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। तो आप देख सकते हैं ये सोडियम एक्सचेंज जो पंप जो सोडियम एक्सचेंज के थ्रू एक्ट कर रहा था यहाँ पे, तो ये सोडियम एक्सचेंज के इंडिपेंडेंट है, मींस इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं कि इसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉर्टिकोस्टेरॉन के थ्रू इस पंप को हम ब्लॉक कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉन के थ्रू इनहिबिट हो रहा है ये पंप। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनका अपटेक हो रहा है हमारे न्यूरॉन्स में। तो आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। अब हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि कैसे होता है रीअपटेक ऑफ कैटेकोलामिन। उससे पहले थोड़ा देखते हैं कि सिंथेसिस कैसे हुआ था। तो हमें पता है कि लीवर से टायरोसिन आया, टायरोसिन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो न्यूरॉन के अंदर गया और न्यूरॉन में फर्दर हाइड्रोलाइज होकर डोपा से डोपामीन और डोपामीन फिर हमारे वेसिकल में गए।
वेसिकल में फिर ये कन्वर्ट हुए नॉरएपिनेफ्रिन पे। तुम्हें पता है जब ईपीएसपी होगा तो क्या होगा, यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा और अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। तो इसके कौन कौन से रिसेप्टर हैं, अल्फा बीटा, और फिर अपना एक्शन शो करेगा। तो हमने ऑलरेडी अल्फा बीटा रिसेप्टर के बारे में एक वीडियो अलग से बना रखा है, तो आप उस पर जाके देखना कि सिंपैथेटिक सिस्टम में कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, उनका क्या क्या ट्रांसडक्शन पाथवे होता है, वो कैसे एक्ट करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि कैसे होगा हमारा रीअपटेक। तो सबसे पहले एक्सोनल रीअपटेक ये कैसे होगा, जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो चुका है ये यहाँ से एनईटी के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे एनईटी के थ्रू ये अंदर चले जाएगा, ठीक है, ये सीधा अंदर आ गया। तो पहला तो ये हो गया एक्सोनल रीअपटेक। इसके बाद आता है वेसिकुलर रीअपटेक। यहाँ पे दूसरा टाइप का रिसेप्टर होगा, पंप होगा, जिसका नाम है VMAT2। हमने ऑलरेडी देखा था VMAT2। यहाँ पे कौन सा था, NET, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, ये हो गया, और ये हो गया VMAT2। तो आगे क्या हुआ, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन आ गया, तो ये वाले नॉरएपिनेफ्रिन या ये वाले भी, ठीक है, ये दोनों नॉरएपिनेफ्रिन VMAT के थ्रू दोबारा से वेसिकल में जाके स्टोर हो जाएंगे। तो हमारा ये हो गया कि ये नेट कैसे काम करेगा, यहाँ से जो रिलीज हुआ ये एक्सॉन के बाहर वाले जो भी रिलीज हुए वो इनको नेट के थ्रू अंदर ले जाएगा साइटोप्लाज्म में, और VMAT क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में जितने भी नॉरएपिनेफ्रिन है इनको उठा के आगे ले जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक नॉरएड्रेनालिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये चले आएगा, और ये वाला जो यहाँ से आया ये सारे दोबारा वेसिकल में जाके स्टोर हो जाएंगे। फिर थर्ड है हमारा एक्स्ट्रा न्यूरोनल रीअपटेक। इस केस में क्या होता है, जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो चुका है ये किसी तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वेरियस टिश्यूज में जाएगा। तो उस टिश्यू में या उस सेल में क्या हो सकता है, ENT टाइप का पंप हो सकता है, वो इस ENT पंप के थ्रू उस सेल के अंदर पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं ये आ गया हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी तरह, और यहाँ पे कोई हमारा सेल है, ठीक है। तो सेल या टिश्यू में क्या होगा, ENT पंप या OCT पंप हमने देखा था, OCT3, OCT1, OCT2। तो ये इस पंप के थ्रू इस सेल के अंदर आ जाता है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा न्यूरोनल रीअपटेक। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी इन न्यूरॉन पे भी ENT पाए जाते हैं, ENT या OCT3। तो क्या होगा, ये भी यहाँ से आके इन न्यूरॉन के अंदर दोबारा वापस चले जाता है, जिससे ये VMAT के थ्रू दोबारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रीअपटेक ऑफ कैटेकोलामीन। अब देखते हैं कि कैसे कैसे इनको इनहिबिट किया जा सकता है। हमने वहां पे देखा था रेसरपिन है, फिर उसके अलावा कोकेन है, वो कैसे इसको इनहिबिट करता है। तो सबसे पहला आता है रेसरपिन। रेसरपिन हमें पता था कि ये इसको भी ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, ये इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा VMAT वाले इसको भी ब्लॉक कर सकता है। तो यहाँ पे भी रेसरपिन के थ्रू ब्लॉकेज आ सकती है। तो यहाँ पे आ गया रेसरपिन, और यहाँ पे भी रेसरपिन। हमने ये डिस्कस किया था वेसिकुलर रीअपटेक के दौरान कि कैसे रेसरपिन VMAT को भी ब्लॉक करता है, इसके साथ साथ डोपामिन वाले जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर है उसको भी ब्लॉक करता है। इसके अलावा ये नेट को ब्लॉक करता है कोकेन। कोकेन इस नेट को ब्लॉक करेगा, और इस ENT को ब्लॉक करता है कोर्टिकोस्टेरॉन। ये इसको भी ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज हो गया इनका। इसके अलावा हमें पता है जब इसका एक्शन शो हो जाएगा, या तो ये रीअपटेक होगा या क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के एंजाइम एक्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, एक है माओ और एक है COMT। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन जो भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म में है ये माओ के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। इनको माओ मेटाबोलाइज करेगा, और जो बाहर है, ठीक है, जो बाहर है इनको मेटाबोलाइज करता है COMT। ये मेटाबोलाइज होगा, ये फिर फर्दर मेटाबोलाइज करके क्या करेगा, इसको सेल के बाहर भेज देगा, और ये फर्दर आगे वेरियस स्टेप के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रीअपटेक, कैसे वो सिंथेसाइज हुआ और कौन कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर गया। पहला है हमारा एक्सोनल रीअपटेक, ये नेट के थ्रू यहाँ पे अंदर आया। उसके अलावा वेसिकुलर रीअपटेक, यहाँ से VMAT2 के थ्रू ये वेसिकल्स में पहुंचा। इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूरोनल रीअपटेक, हमने देखा कि कैसे ENT के थ्रू वो इस सेल पे आ गया।
फिर उसके अलावा हमने देखा इन केस अगर ये वापस नहीं जा रहे तो क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जैसे COMT फिर MAO, ये क्या करते हैं इन नॉरएपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज करके इनका एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो हम MAO और COMT के बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामिन्स। तो आप इसको एक बेसिक आइडिया में रख लेना और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामिन।